गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का हिस्ट्री का चैप्टर 1 फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लें कि यह रिवॉल्यूशन जो है न केवल फ्रांस के इतिहास के लिए एक क्रांतिकारी कदम था, बल्कि पूरे विश्व के इतिहास पर इसका असर था। यह रिवॉल्यूशन 14 जुलाई 1789 को हुआ था, पेरिस में हुआ था। जिस समय यह क्रांति हुई उसमें फ्रांस के राजा जो थे वो लुई 16 थे, लुई 14वां थे। और यह क्रांति जो है एक बहुत ही लोगों के अनवायड हो जाने के कारण हुआ, लोगों के आज ही जाने के कारण हुआ। हम लोग पहले इस इतिहास को समझे, सबसे पहले उस घटना को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 1789 में हुआ क्या। 1789 में आखिर हुआ क्या था। हम देखते हैं 1789 में 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था। लगभग 7,000 से ज़्यादा लोग ब्रिस्टल में जमा हो गए। 7,000 से ज़्यादा लोग ब्रिस्टल में जमा हो गए और उन्होंने क्या किया, तो ज़बरदस्ती जो है वह टाउन हॉल में वहाँ एकत्र होने लगे और वहाँ पर वह लोग हथियार की खोज में लगे। लोग ने सरकारी भवन में लोग ज़बरदस्ती प्रवेश करने लगे। सैकड़ों लोग का समूह जो है शहर के पूर्वी भाग, जहाँ पर ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल किले में है, किले का रूप है, वहाँ पर एक राजशाही का प्रतीक था। ब्रिस्टल में क्या होता था, जितने भी कैदी होते थे, जितने भी एमुनेशन होते थे, वहीं रखा जाता था। लोग राजा के निरंकुश शासन से, राजा के डिस्पोटिक शासन से, राजा के निरंकुश शासन से परेशान हो गए थे और लोग जो थे वह पतन चाहते थे, राजा का अंत चाहते थे। लोगों ने क्या किया, तो किला में प्रवेश कर लिया, ब्रिस्टल के जो किला था उसको तोड़ दिया और उसको तोड़ने के बाद जो है वहाँ से जितना भी हथियार था उसको लूट लिया, जितने भी कैदी थे वहाँ से उसको छुड़ा दिया गया और इस तरह से लोगों ने राजा के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। अब देखिए यह घटना जो है आखिर हुई तो हुई को होने के पीछे क्या कारण है। लोग ऐसे ही राजा के को टारगेट नहीं करते हैं, राजा के खिलाफ ऐसे नहीं होते, इसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। तो यह घटना हुआ क्यों। इस घटना को समझने के लिए पहले हमें फ्रांस के इतिहास को समझना होगा कि फ्रांस की उस समय की सोशल स्ट्रक्चर क्या थी, फ्रांस की उस समय की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या थी, फ्रांस के लोग उस समय इकोनॉमिक स्टेटस क्या थी। यह घटना कोई एक दिन की घटना नहीं कि अचानक हो गई। यह घटना होने के पीछे बहुत सारे वर्षों में धीरे धीरे लोगों के आक्रोश का जो है एक तरह से विस्फोट था वह घटना। आइए हम देखते हैं कि उस घटना के पीछे कारण क्या था। जिस समय यह घटना हुई उस समय फ्रांस जो था वो एक तरह से पूरा रिन्यूड हो गया था। उनका आर्थिक स्थिति एकदम चरमरा गई थी। लोगों के पास पैसे नहीं थे सामान खरीदने के लिए। एक पाव रोटी की कीमत जो थे इतनी महंगी हो गई थी कि लोग खरीद नहीं पा रहे थे और धीरे धीरे लोग इतने ज़्यादा दुखी हुए, लोग अपने परिवार को खिला नहीं पा रहे थे, लोग अपने परिवार को पाल नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए लोग धीरे धीरे इतने इन्वाइट हो गए कि उसकी परिणति है फ्रांसीसी क्रांति में। तो आइए हम समझने का प्रयास करते हैं सबसे पहले कि फ्रांसीसी क्रांति थी क्या। फ्रेंच सोसाइटी जो था वह लेट 18th सेंचुरी में कैसा था। 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, हम सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि फ्रांस के समय उस समय में फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी, फ्रांस की जो है उस समय फ्रांस का जो स्थिति क्या थी। तो सबसे पहले हम समझेंगे 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, सामाजिक स्ट्रक्चर कैसी थी। 1774 में लुई 16 जो है वह गद्दी पर बैठा। लुई 14 17 शताब्दी में लुई 16 गद्दी पर बैठा। उस समय उसकी आयु केवल 20 साल थी। उस समय उसकी आयु केवल 20 साल थी। उसकी शादी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी से हुई थी, मैरी एंटोनिएट थी। जिस समय लुई 16 की गद्दी पर बैठा उस समय फ्रांस की पूरा जो है एक तरह से ट्रेजर खाली था, पूरा जो उसका राजकोष खाली था। लगातार युद्ध के कारण उसके जितने भी संसाधन थे, रिसोर्सेज थे, वो ख़त्म हो चुके थे। लेकिन राजा जो था वह राजा था, तो राजा के कुछ अपने खर्चे होते हैं, वो कम नहीं हो पा रहा था। फिजूल खर्ची वहाँ पर फिर भी बहुत ज़्यादा था। लुई 16 के ही शासनकाल में अमेरिका के 13 जो उसके जो अपने उपनिवेश थे, 13 उसके जो कॉलोनी थे, वह अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था और इसमें फ्रांस उसको मदद कर रहा था। जिसके लिए फ्रांस बहुत ज़्यादा जो है अमेरिका को मदद करने के लिए उसको 10 अरब लाइबर जो है वह से ज़्यादा कर्ज जो है वो ले लिया अमेरिका को मदद करने के लिए। वो भी कर्जा जो है कर्जदाता ने उसे 10% ब्याज के हिसाब से दिया था। इससे क्या हुआ, सरकार पर बहुत ज़्यादा जो है खर्चे का बोझ बढ़ गया। इसके अलावा उसके और जैसे खर्चे थे, सेना के रखरखाव था, राज दरबार में था, सरकारी कार्यालय का खर्चा था, यूनिवर्सिटी चलाने का खर्चा था, ये तो पहले से ही था। उस समय सामाजिक
रूप से फ्रांस का जो समाज था, फ्रांस का सोसाइटी था, वह 3 भागों में बटा हुआ था, जिसको हम फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट के नाम से जानते हैं। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले को बहुत सारी छूट मिली हुई थी, केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही टैक्स देना होता था। अगर हम देखें, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे तो आप देख लीजिए कि फ्रांस सोसाइटी का किस किस तरह से बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेज में क्लर्गी था, जिसको हम प्रिस्ट कहते हैं या पुरोहित वर्ग कहते हैं। सेकंड स्टेज में नोबिलिटी लोग थे, जिसको हम राजा के सबसे ज़्यादा लॉयल लोग कहते हैं। और थर्ड स्टेट में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स थे, इसके अलावा पीजेंट थे, आर्टिसंस थे, छोटे छोटे किसान थे। तो इस तरह से सामाजिक रूप से बटा हुआ था फ्रांस। और इसकी सबसे बड़ी विडम्बना क्या थी कि टैक्स में क्या होता था, थर्ड स्टेट वाले ही टैक्स देते थे, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स से छूट मिला हुआ था। अगर इसको हम समझने का प्रयास करें, समझिए फ्रांसीसी समाज में उस समय जो था, आबादी के लगभग 90% जो लोग थे वह थर्ड स्टेट से जुड़े हुए थे। 10% लोग ही थे जो केवल फर्स्ट और सेकंड स्टेट में आते थे। लगभग 60% ज़मीन जो था वह सेकेंड स्टेट वाले के पास था। 60% ज़मीन जो थे वह सेकेंड स्टेट वाले के पास था, पादरी लोगों के पास था, जिनको विशेष अधिकार जन्म से ही प्राप्त हो जाते थे और उनको अपने ज़मीन पर या राजा को कोई किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता था। वो लोग टैक्स से फ्री थे। जबकि थर्ड स्टेट वाले जो थे, छोटे छोटे लोग या किसान हो गए, टीचर्स हो गए, छोटे छोटे व्यापारी हो गए, सारा टैक्स उन्हीं को देना होता था, जबकि उनको मतलब उनके ऊपर खर्च केवल राजा का 10%, पूरे मतलब रिसोर्सेज का केवल 10% उस पर खर्च किया जाता था, जबकि टैक्स वो पूरा देते थे। अब हम देखें फ्रांस में, तो वहाँ पर किसानों से 2 तरीके का टैक्स लिया जाता था। एक को कहा जाता टिथे, जिसको हम धार्मिक कर के नाम से जानते हैं, और दूसरे था टैली, जिसको हम प्रत्यक्ष कर के नाम से जानते थे। टिथे जो था वह वहाँ के क्या कहते हैं, चर्च के द्वारा लिया जाता था। टिथे जो था वहाँ का धार्मिक कर था, जो चर्च के द्वारा वसूला जाता था। जबकि टाइल जो था वह अप्रत्यक्ष कर था, वह राजा के द्वारा साधारण लोगों से वसूला जाता था। अब देखिए वहाँ पर जो इस तरह की परेशानियाँ हुई, तो लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी, स्ट्रगल फॉर सर्वाइव, लोगों की जब वहाँ की जो इस तरह की सामाजिक व्यवस्था के कारण लोगों को कितनी परेशानी होती थी। फ्रांस की जनसंख्या जो थी, अब हम समझेंगे फ्रांस की जनसंख्या या फ्रांस की जो लोगों की परेशानी जो आना क्यों शुरू हुआ। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में जो लगभग 2 करोड़ था, वह 1789 तक आते आते लगभग 2.8 करोड़ हो गया। 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गया। और उत्पादन जो था, प्रोडक्शन जो था, उसकी जो है वह उस हिसाब से, मतलब जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ा, उस हिसाब से प्रोडक्शन नहीं बढ़ा उस समय। इसके कारण क्या हुआ, तो वहाँ पर सामानों के दामों जो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। अधिकांश लोग जो थे वह कारखाना मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, उनकी मजदूरी जो थे वह उसके मालिक तय करते थे। इससे क्या हुआ, तो धीरे धीरे महंगाई बढ़ने के कारण वो लोग की सैलरी नहीं उस हिसाब से बढ़ पाई, तो वो लोग धीरे धीरे और गरीब होते चले गए और अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते चले गए। और राजा जो था उस समय, राजा इस चीज़ पर ध्यान दे नहीं पाया। राजा खुद के ही अपने मतलब उलझन में इतना उलझा रह गया कि प्रजा के पास क्या कठिनाई है वो समझ नहीं पाए। अब आ जाइए, हम आगे पढ़ते हैं कि हाउ ए सब्सटेंस क्राइसिस हैपेंस, मतलब कि किस हिसाब से लोगों के मध्य वर्ग में जो है परेशानियाँ आई, जीविका का संकट कैसे उत्पन्न हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक ग्रोथ मिडिल क्लास एनवेसिंग एज एंड ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखिए कैसे मिडिल क्लास के लोगों को जो है, मतलब लोगों ने कल्पना की, मिडिल क्लास लोगों ने कल्पना की कि अगर किसी भी तरह का मतलब प्रिविलेजेज है, विशेषाधिकार है। जनरली होता क्या था कि मिडिल क्लास लोगों को बहुत सारा टैक्स देना पड़ता था, जबकि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास लोग, जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट लोगों को कोई तरह का टैक्स नहीं देना पड़ता, तो उनको जन्म के साथ ही बहुत ज़्यादा सुविधा मिल जाता था। तो मिडिल क्लास के लोगों को लगा कि अगर हमको किसी तरह का सुविधा मिले, अगर इस तरह का जो सुविधा जन्म के आधार पर मिलता है फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट वाले लोगों को, अगर यह सुविधा ख़त्म हो जाए, तो जो है लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, हम लोगों को ज़्यादा सुविधा होगा। तो इसीलिए उन लोगों ने कल्पना की कि अगर ऐसा समाज हो जिसमें इन लोगों की सुविधा ख़त्म कर दी जाए, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पर जनरली जो था अकाल और मतलब विद्रोह होते रहते थे, लेकिन सबसे बड़ा समस्या वहाँ पर थी कि सामाजिक आधार पर वहाँ पर बदलाव लाने के लिए कोई कार्यक्रम ही राजा द्वारा नहीं बनाया जाता था। स्टेट
3 भागों में बटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट के पास कोई काम ही नहीं था, उनके पास कोई जिम्मेदारी ही नहीं थी, तो वो किसी भी तरह का काम नहीं करते थे, किसी भी तरह की जिम्मेदारी उठाते नहीं थे। 18वीं सदी में क्या हुआ, तो फ्रांस में एक नए ग्रुप का जो है गठन हुआ, जिसको मिडिल क्लास कहा गया। 18वीं सदी में फ्रांस में एक नए ग्रुप का उदय हुआ, जिसको मिडिल क्लास कहा गया। ये लोग वैसे लोग थे जो व्यापार करके, जो ओवरसीज व्यापार करके रेशमी वस्त्रों का उत्पादन करके पैसा उत्पन्न किया था। ऊनी का, रेशमी कपड़ों का, उसमें बहुत ज़्यादा निर्यात होता था, और इस निर्यात के बदले कुछ लोग जो थे वह ज़्यादा धनी हो गए थे, मिडिल क्लास, उनको मिडिल क्लास कहा जाता था। इसमें व्यापारी आते थे, बड़े बड़े व्यापारी आते थे। इसके अलावा वकील या इस तरह के जो लोग थे पढ़े लिखे, वो आते थे, तीसरे स्टेट में वो आते थे। तो इनके पास विशेषाधिकार हो नहीं था, ये विशेषाधिकार था नहीं। ये लोग सोचते थे, और चूँकि पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों का कहना था कि कुछ ऐसा विशेषाधिकार उनको भी मिले जिससे कि वो लोग को भी समाज में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिले। तो इन लोगों में जो लिटरेट लोग थे, जैसे डॉक्टर थे, वकील थे, टीचर्स थे, इन लोगों ने क्या किया, तो शुरू किया इस तरह का विशेषाधिकार के लिए बात करना शुरू किया। जैसे इसी पीरियड में जो है कुछ सोशल थिंकर्स भी आए, जैसे रूसो हो गए, जिसने अपनी बुक द टू ट्रीटेज ऑफ गवर्नमेंट में